मैं अरुण कुमार, अध्यापक नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद चंदौली। आज मैं कक्षा 11 नागरिक शास्त्र विषय के अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, ये जो आपके नागरिक शास्त्र में अध्याय 2 दिया गया है, आपने अध्याय 1 में देखा था कि भारतीय संविधान क्या है, क्यों लाया गया और उसका निर्माण कैसे हुआ था। अब आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को देता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, व्हाट इज राइट्स, अधिकार क्या है। अक्सर आप लोग अधिकार की बात करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, जैसे पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, इत्यादि इत्यादि। अक्सर ये बात बोलते हैं। क्या आपको पता है कि अधिकार है क्या, व्हाट इज राइट्स। तो अधिकार की जो डिफिनीशन दी गई है, अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं, अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। अधिकार क्या है, मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, तो आपका विकास हो सकता है। आपको बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, आपसे सोचने का अधिकार छीन लिया जाए, तो आप क्या एक मानव के रूप में अपना विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक एक ऐसा चीज है जिसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा अधिकार के विषय में चर्चा जब करेंगे तो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना जरूरी हो जाता है कि मानव सभ्यता इन अधिकारों के लिए कैसे कैसे संघर्ष किया। अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा का संविधान लाया गया था। मैग्ना कार्टा का संविधान इसलिए ही लाया गया क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन शुरू किया कि हमें एक मानव के रूप में अधिकार चाहिए, और इसका विकास होते होते धीरे धीरे इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में 1688 में एक महान क्रांति हुई, और इसे क्रांति के बाद भी नारा दिया गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। इसके बाद 1776 में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को लेकर अमेरिका की क्रांति हुई। इसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ये सब जितनी भी क्रांतियां थी, ये मानव अधिकारों के लिए क्रांति हुई थी, और इन क्रांतियों के आगे शासक वर्ग हारा और मानव को वो अधिकार दिया जो मानव के विकास के लिए आवश्यक था। भारतीय संविधान ने भी कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं
जो बिल्कुल नागरिकों के विकास के लिए अति आवश्यक है। और जो भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार देता है उसको हम कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मूल या मौलिक। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के विकास के लिए अपरिहार्य हैं। अगर ये अधिकार इनको नहीं दिए गए तो नागरिकों का विकास, सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। ये आधारभूत अधिकार है, फंडामेंटल है। तो इनको मूल अधिकार कहने के दो तर्क हैं। पहला कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य है, और दूसरी बात ये क्या है? अपरिहार्य है, सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य है। और दूसरी बात यह है कि जब इन अधिकारों के संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है तब इनको जो है मूल अधिकार की कैटेगरी में डाल देते हैं। अर्थात मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य हैं तथा संविधान के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार देता है। तो जब भारतीय संविधान प्रारंभ में लागू हुआ तो मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। कौन कौन थी? समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति संबंधी अधिकार। और इसके बाद एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का मूल अधिकार, लेकिन भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं रह गया है वो। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार अस्तित्व में हैं। पहला है समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। यानी समानता के अधिकार की जो चर्चा की गई है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में
कुल 395 अनुच्छेद जब संविधान का निर्माण हुआ था और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। अब क्रमशः इन अनुच्छेदों की अगर थोड़ा सा चर्चा कर लें हम, तो आपको समझने में आसानी होगी। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। ये 2 प्रकार के प्राविधान अनुच्छेद 14 में है। यानी विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो विधि का जो समान संरक्षण है यह मूलतः अरस्तु के सिद्धांत पर आधारित है। अरस्तु ने कहा था कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पुलिस भर्ती के लिए आवेदन आया, उसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इसको, अब हाई स्कूल रखा गया तो कक्षा 8 का लड़का तो उसमें जाएगा नहीं, कक्षा 10 का जो उत्तीर्ण लड़का है वही पुलिस का आवेदन कर सकता है। अब इसमें कक्षा 8 का कहेगा कि हम विधि के समक्ष समान है, हमको जो है कि इसका मौका मिलना चाहिए, तो ये नहीं है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, अर्थात कक्षा 10 उत्तीर्ण है जो उनके साथ समान है, उनके साथ जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अक्सर आप लोग न्यायालयों में देखते होंगे कि एक न्याय की देवी होती है, अपने हाथ में तराजू लिए रहती हैं और आंख पे पट्टी बंधी होती है। इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पट्टी इसलिए बंधी होती है कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या है? समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। और तराजू लेकर के एक बराबर का पलड़ा दिखता है। अर्थात जो न्याय की देवी है वह अनुच्छेद 14 प्रदर्शित करता है कि कानून की नजर में क्या है? सभी समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लिंग, जाति, धर्म, स्थान, वंश इत्यादि के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर, व्यक्तिगत स्थानों पर नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्तिगत जगह पर भी क्यों प्रावधान नहीं किया गया, ये विचार करने का विषय है। आप लोग विचार करिएगा इस पर। और इसके बाद अनुच्छेद 16 आता है। अनुच्छेद 16 में अवसर के समानता की बात कही गई है कि जो सरकारी सेवाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, उसमें सबको क्या होगी? समानता होगी। अगर, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। ये अपवाद ये दिया गया है कि अगर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको विशेष प्राविधान किए जा सकते हैं उनके लिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि हम आपको बताए थे पिछले चैप्टर में कि भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान का। अस्पृश्यता का क्या मतलब है? पृश्यता मतलब जिसको देखना, छूना पाप लगता है। तो ये जो अमानवीय भारतीय समाज में व्यवस्था थी, भारतीय संविधान इसका अंत कर देता है अनुच्छेद 17 के माध्यम से, जिसके आधार पर
सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लाया गया, जिससे कि ये जो भारतीय समाज में छुआछूत की जो भावना है इसका अंत किया जा सके। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों के अंत का मतलब जो है, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा और नहीं स्वीकार करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। ये हो गई समानता के अधिकार की बात। किसकी बात हो गई? समानता के अधिकार की बात। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम, जो नेक्स्ट आपका मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 19 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 उप क्लाज हैं। कुल कितने क्लाज हैं? सब क्लाज 6। कौन कौन से? अनुच्छेद 19 जो फर्स्ट क्लाज है वो ये प्राविधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक कोई भी अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे वो लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से अपना विचार अभिव्यक्त मतलब बोल सकता है। और इसी के आधार पर क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसी फंडामेंटल राइट्स 91 के आधार पर ही प्रेस की स्वतंत्रता है। जो आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी में डिबेट सुनते हैं, ये किसकी देन है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट की है। ठीक है। इसके बाद इसी फंडामेंटल राइट्स के अधिकार पर आपको सूचना का अधिकार भी दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आप जानते हैं ना, इसी आधार पर दिया गया था 91। 92 क्या है? 92 में आपको क्या है कि लोक व्यवस्था, शांति इत्यादि का ध्यान रखते हुए आप कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कर सकते हैं। जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, ये किसके दिन है? 19 की। 19 में प्राविधान है कि आप कोई भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आप बना सकते हैं। भारतीय संविधान आपको ये मूल अधिकार देता है। चौथी बात यह है कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। भारत में किसी भी कोने में आप कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवी बात यह है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ये आपका मूल अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। कभी कभी मुंबई, दिल्ली वगैरह में इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन मूल अधिकार ये कहता है आपका 19 कि आप भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। और छठवीं बात है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। यह होगी अनुच्छेद 19 की बात। अनुच्छेद 20 पर आते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 में 2 तरीके के प्राविधान किए गए हैं। क्या क्या? अनुच्छेद 20 का जो फर्स्ट क्लास है वो ये कहता है कि जब तक आप किसी विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता है। ये आपका मूल अधिकार है कि बिना किसी कानून का उल्लंघन किए आपको कोई अपराधी नहीं बना सकता है। दूसरी बात है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आप अंधा कानून पिक्चर देखेंगे
हिंदी फीचर फिल्म है, अमिताभ बच्चन की है, फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन पर, कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। उस पिक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अमिताभ बच्चन को किसी के मर्डर के लिए हत्यारोपित आजीवन कारावास हो जाता है, फिर वही व्यक्ति जब कोर्ट में हाजिर होता है तो कोर्ट में अमिताभ बच्चन उसकी हत्या करते हैं और वो कहते हैं वहाँ पर दलील ये दिया जाता है कि आप ही का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ये हो गई अनुच्छेद 20 की बात। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 जो आपका बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें जीवन के अधिकार, क्या है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको फॉलो किए बगैर, उसको अपनाए बगैर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो राज्य हो चाहे नागरिक हो। ठीक, अब यहीं पर एक अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। 21 को जोड़ा गया है। 21 को क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। 21 का दरअसल भारतीय संविधान के 86वें अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद 21 में 21 को जोड़ा गया। 21 का क्या है, यह शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा का जो अधिकार मौलिक अधिकार है, इसमें क्या प्राविधान किया गया? प्राविधान ये किया गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा देने के लिए बाध्य है। इसी के परिणाम स्वरूप, इसी शिक्षा के मौलिक अधिकार के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो भी छात्र हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, निःशुल्क किताब दिया जाता है, निःशुल्क ड्रेस दिया जाता है और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि ये राज्य की बाध्यता है, ये राज्य का दायित्व हो गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का क्या करें, व्यवस्था करें। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे विचार करेंगे कि 6 से पहले के जो बच्चे हैं, इवन जो 3 साल से लेकर के 6 साल के पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए, तथा 14 साल के बाद अर्थात जब बच्चा कक्षा 8 पास कर लेता है तो आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा का मूल अधिकार नहीं कोई प्राविधान करता है। अतः यहाँ पर यह विचार करने की जरूरत है कि कम से कम 9 से 12 तक की शिक्षा को भी शिक्षा के मूल अधिकार में अगर सम्मिलित कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें छात्रों का और देश का बहुत अधिक हित होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 मूल रूप से यह निवारक निरोधक उपबंध है, जिसमें अक्सर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके विरुद्ध अनुच्छेद 22 संरक्षण प्रदान करता है। जैसे किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको थाने में ही अक्सर देखने को मिलता है राजनीतिक दबाव बस या कुछ अपना व्यक्तिगत मानसिक भ्रष्टता की वजह से कुछ पुलिस के जो लोग हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं,
तो किसी मुजरिम को थाने में ही 3 दिन 4 दिन तक बैठा करके टॉर्चर करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 22 यह अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति को, कि पहली चीज कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसका कारण बताए। दूसरी चीज कि वह अपने वकील से लीगल एडवाइस ले सके, यानी कानूनी सलाह ले सके, ये उसका मूल अधिकार है। और तीसरी बात कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर इन उपबंधों का, इन प्रावधानों का पुलिस के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो ये आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद अनुच्छेद है 23। अब आते हैं तीसरा जो आपका मूल अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या करता है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी तथा बेगार पर रोक लगाता है। मानव तस्करी का क्या मतलब है? मानव को खरीदना, बेचना, ये क्या है? अपराध है और ये हमारा मूल अधिकार है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को, किसी महिला को अगर खरीदा बेचा जाता है तो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात है इसमें बेगार की बात। बेगार का मतलब आप समझते हैं, बेगार क्या होता है? बेगार वह प्रथा है जिसमें किसी मजदूर को बंधुआ बना लिया जाता है, केवल उसको खाने के लिए दिया जाता है कि वो जिंदा रह सके और काम कर सके। न तो उसको कोई मजदूरी दी जाती है, न तो कुछ दिया जाता है। उसके सारे अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, केवल काम किया करवाया जाता है उससे, और जीने के लिए खाना दिया जाता है। इसको हम कहते हैं बेगार। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 इसको क्या करता है? समाप्त करता है। वो कहता है कि उस व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है अगर उससे बेगार करवाया जा रहा है। किसी को मजदूरी दिए बगैर किसी भी प्रकार का उससे कोई काम लिया जाता है तो यह उसके मूल अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 ये 14 वर्ष के कम बच्चों के लिए जो खतरनाक कारखाने हैं उसमें काम पर प्रतिबंध लगाता है। यानी जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं वो ऐसे कारखानों में या ऐसे स्थान पर कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की गई है। यानी 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चाहे कोई भी धर्म हो वो मान सकता है। और 26 में प्रत्येक धर्म को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो धार्मिक सम्मेलन कर सके और उन संस्थाओं का निर्माण कर सके। धार्मिक जितने भी आय हैं जो दान में दिए जाते हैं धर्म संबंधी मामलों में वो टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। और पांचवा जो आपका मूल अधिकार है, पांचवा जो मूल अधिकार है,
पांचवा जो मूल अधिकार आपका है वह है संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 30 यानी 29 और 30 में यह प्राविधान किया गया है। यह मूलतः जो अधिकार है यह अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा एवं लिपि की रक्षा कर सकते हैं, ये उनका मूल अधिकार है। अपनी भाषा एवं लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए वो संस्थाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 में इसको डिफाइन किया गया है कि भाषा या धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम हो उनको अल्पसंख्यक संविधान के अनुसार माना गया है। तो इनको जो है शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अब जो है लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये क्या है? अब जैसा नाम से यह स्पष्ट हो रहा है संवैधानिक उपचार। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन जब आपको आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब आप उपचार के लिए कहाँ जाएंगे? तो अनुच्छेद 32 वह माध्यम है, वह दरवाजा है जो आपको संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। कैसे करता है? अगर जितने भी अब तक आपने अधिकार देखे पढ़े उसमें से कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और जब वहां जाएंगे तो न्यायालय 5 प्रकार के क्या करता है? रिट जारी करता है। रिट का मतलब आदेश, एक ऑर्डर देता है। क्या क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है,